BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 421 टू 430 अध्याय 421 सोल हॉल की नई हलचलें। भयानक काली धुंध में वह रहस्यमयी आकृति अभी भी नहीं गई है और अब इतना बड़ा राक्षस जानवर प्रकट हुआ है। आज हम बर्बाद हो गए हैं। अगर मुझे कभी दूसरा मौका मिला तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस ब्लैक डोमेन प्लेन पर फिर कभी पैर नहीं रखूंगा। ये जगह भयानक है। जब आकाश में विशाल जानवर रुका और उनके ऊपर मदरा गया तो कारवां में सभी के दिल निराशा से भर गए। यहाँ तक कि याओ लाओ और उस छायादार आकृति के चेहरे भी उस समय अचानक बदल गए जब जानवर रुका। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह विशाल राक्षस जानवर बस गुजर रहा होगा। उनके आश्चर्य के लिए ये ठीक उनके स्थान पर रुका था। इस समय याओ लाओ और छायादार आकृति दोनों जहां थे वहीं जम गए। कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे समझ गए कि चूंकि जानवर रुक गया था इसलिए यह उनमें से किसी एक के लिए यहाँ होने की संभावना थी। इसे भड़काने से उनकी समझ से परे आपदा आ सकती है। यून मैं कुछ संभालने के बाद जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट जियाओ की पीठ पर गूहे ने कमरे से बाहर निकलने से पहले यून से बात की। बाहर निकलने के बाद गूहे ने घोड़े से उतरना नहीं छोड़ा। जियाओ की पीठ पर खड़े होकर उसने अपनी हथेली को नीचे की काली धुंध की ओर बढ़ाया और पकड़ने की हरकत की। एक पल में काली धुंध के चारों ओर स्थानिक विकृति का एक विशाल बल दिखाई दिया। वरिष्ठ, कृपया, मैं सोल हॉल का सदस्य हूँ। यदि आप मुझ पर हमला करते हैं तो आप सोल हॉल के खिलाफ जा रहे होंगे। ध्यान से सोचें। छायादार आकृति ने उम्मीद नहीं की थी कि ऊपर का जानवर इतना शक्तिशाली होगा। इस तरह से अंतरिक्ष में हेरफेर करने के लिए कम से कम एक डुवेनेरिक स्तर के विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। जैसे ही गूहे ने अपने आसपास की जगह को बंद करना शुरू किया, छायादार आकृति ने अपनी जान बचाने के लिए सोल हॉल की प्रतिष्ठा का उपयोग करने का प्रयास करते हुए हताश होकर संघर्ष किया। इस समय सोल हॉल के प्रवर्तक और याओ लाओ दोनों ने मान लिया कि यह विशाल जानवर अपनी चाल चल रहा है। याओ लाओ की चिंता और बढ़ गई। उसे डर था कि अगले ही पल वह भी इस भयानक शक्तिशाली प्राणी के जाल में फंस सकता है। अगर मैं मर गया तो सोल हॉल को तुरंत पता चल जाएगा। सीनियर, आप उनके क्रोध से बच नहीं पाएंगे। जब याओ लाओ चिंतित थे तो विशाल काले जानवर ने अचानक विकृत स्थान में फंसी छायादार आकृति की ओर अपना विशाल मुंह खोला। उसके मुंह से एक भयानक चूषण शक्ति निकली। छायादार आकृति केवल डर के मारे दहाड़ सकती थी। काले स्केल वाले फ्रॉस्ट जियाओ द्वारा निगले जाने से पहले कोई सार्थक प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। ये किस तरह का राक्षस जानवर है। एक बार अहंकारी आत्मा हॉल प्रवर्तक को असहाय चूजे की तरह निगलते देख जियो यान खुद को रोक नहीं सका और एक तेज सांस ली। जैसे ही ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट जियाओ ने छायादार आकृति की आत्मा को निगल लिया, आत्मा शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा जो प्रवर्तक के शरीर में घुस गया। प्राचीन कठपुतली बीज तकनीक। गूहे की आवाज ने धीमी आवाज में मंत्र को आगे बढ़ाया और आत्मा ऊर्जा की एक विशाल लहर छायादार आकृति के रूप में बह गई। तुम क्या कर रहे हो। गूहे की आत्मा शक्ति ने उस पर आक्रमण किया तो प्रवर्तक की आत्मा ने हिंसक रूप से प्रतिरोध किया। इससे पहले गूहे को प्राचीन कठपुतली बीज तकनीक का प्रदर्शन करने से पहले अपने लक्ष्य को अक्षम करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब अपने साधना क्षेत्र और आत्मा शक्ति के साथ, जो छायादार आकृति से बहुत बेहतर है, उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला किया। चलो चलते हैं। जिस क्षण आत्मा शक्ति आगे बढ़ी, गूहे ने ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट जियाओ को एक आदेश जारी किया जिससे उसे आगे बढ़ने का संकेत मिला। अजगर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन किया और आगे बढ़ गया। जियो यान और याओ लाओ की चौकस निगाहों के नीचे ब्लैक स्केल्ड फ्रॉस्ट जियाओ जल्दी से उनकी नजरों से ओझल हो गया। मुझे आश्चर्य है कि उस जानवर का सोल हॉल के सदस्य को दूर ले जाने का क्या इरादा था। जियो यान ने हैरान होकर कहा। चलो आशा करते हैं कि सोल हॉल के प्रवर्तक का वास्तव में राक्षस जानवर के मुंह में अंत हो। अगर वह भागने में सफल हो जाता है तो हम अपनी बाकी की जिंदगी भागते भागते गुजार देंगे। याओ लाओ ने भरी, फिर रिंग में वापस आया और जियोयान को जियानान अकादमी की ओर जाने का संकेत दिया। शिक्षक, सोल हॉल वास्तव में क्या है? यह आपको इतना भयभीत क्यों करता है? जियोयान ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि वह चक्कर लगा रहा था। ये पूरे महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय बलों में से एक है जो मजबूत व्यक्तियों से भरा हुआ है। उनके पास उस राक्षस जानवर से कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणी है जिसे आपने अभी देखा। याओ लाओ ने गंभीरता से जवाब दिया। NO12B-Jan.com। बहुत भयानक। जियोयान की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने याओ लाओ के शब्दों को समझा। कुछ पलों के लिए शब्दों के लिए खो गया। काले स्केल वाले फ्रॉस्ट जियाओ पर गूहे की आत्मा शक्ति द्वारा घुसपैठ की गई काली धुंध के भीतर जल्द ही एक क्रिस्टलीय संरचना बन गई। पारदर्शी धागे धुंध में से बाहर की ओर फैलते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे धागे फैलते गए, धुंध से आने वाला हल्का प्रतिरोध अचानक बंद हो गया। क्या सोल हॉल वाकई जियो परिवार के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है? गूहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहा। कुछ क्षण पहले सोल हॉल के प्रवर्तक को नियंत्रित करने के लिए प्राचीन कठपुतली बीज तकनीक का प्रदर्शन करते हुए उसने प्रवर्तक की स्मृति के कुछ अंश एकत्र किए थे। प्रवर्तक का नाम किंग प्रोटेक्टर था। वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सोल हॉल का दीर्घकालिक निवासी नहीं था, बल्कि उसे सेंट्रल प्लेन्स में सोल हॉल शाखा हॉल से भेजा गया था। इसके अलावा किंग प्रोटेक्टर इस बार उत्तर पश्चिम में भेजा गया एकमात्र प्रवर्तक नहीं था। एक अन्य प्रवर्तक को भी तैनात किया गया था। दूसरा व्यक्ति संभवतः पहले ही जिया मा साम्राज्य में प्रवेश कर चुका था। जैसा कि अपेक्षित था, उनका उद्देश्य जियो परिवार का प्राचीन जेड था। गूहे को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सोल हॉल ने जियो परिवार का प्राचीन जेड प्राप्त किया या नहीं। हालांकि 8 कुलों के समझौतों के साथ सीधे संघर्ष से बचने के लिए अन्य स्थानीय शक्तियों का लाभ उठाते हुए गुप्त रूप से संचालन करने की सोल हॉल की प्राथमिकता चिंताजनक थी। ये देखते हुए कि यूनान संप्रदाय जियामा साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली संप्रदाय था, सोल हॉल निसंदेह पहले उनसे संपर्क करेगा। अगर सोल हॉल प्राचीन जेड को लेने और यूनान संप्रदाय को फंसाने में कामयाब हो जाता है तो ये गू कबीले और अन्य कुलों के क्रोध को यूनान संप्रदाय पर ला सकता है। गूहे ने दृढ़ निश्चय किया था कि सोल हॉल इसे यूनान संप्रदाय पर थोपने नहीं देगा।
दूसरे प्रवर्तक को जियान फ्लेम ड्रैगन या लिटिल सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा खतरा नहीं बनना चाहिए। गुहे ने पीछे मुड़ने के विचार को त्यागने से पहले कुछ देर तक विचार किया। अब जब किंग प्रोटेक्टर उसके नियंत्रण में है तो दूसरा प्रवर्तक अंततः किंग प्रोटेक्टर से मिल जाएगा। इस तरह सब कुछ गुहे की मुट्ठी में ही रहेगा। इसके अलावा गुहे का क्लोन कुछ ही दिनों में यूनलान संप्रदाय तक पहुंच सकता है। वहां पहुंचने के बाद वह दोनों प्रवर्तकों और संभावित रूप से उनके वरिष्ठों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे ज़ियाओ परिवार का प्राचीन जेड ऑपरेशन अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो सकता है। अपनी खुद की तेजी से बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए गुहे को भरोसा था कि जब तक सोल हॉल को एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है, तब तक वे उसे धमका नहीं पाएंगे। अध्याय समाप्त। अध्याय 422। यूनलान संप्रदाय में एक रहस्यमय आगंतुक। एक योजना तैयार करने के बाद गुहे ने किंग प्रोटेक्टर को तुरंत जियामा साम्राज्य की ओर जाने और दूसरे सोल हॉल प्रवर्तक के साथ मुलाकात करने का निर्देश दिया। इस बीच गुहे का क्लोन पहले ही एकांत से बाहर आ चुका था। इन व्यवस्थाओं के साथ गुहे ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेट पायथन की पीठ पर केबिन में लौट आया और यूनियन के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। 5 दिन जल्दी से बीत गए और गुहे पहले ही ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की गहराई तक पहुंच चुका था। वर्तमान में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र अपने स्थापित कुटों के शुद्धिकरण के बाद और भी अधिक अराजक और किसी भी व्यवस्था से रहित था। हालांकि जैसे जैसे क्षेत्र के कुछ अनुभवी विशेषज्ञों को समाप्त किया गया, जियानान अकादमी के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अराजकता में स्थिरता की कुछ झलक लाने का प्रयास करते हुए अक्सर अपने स्वयं के गुटों की स्थापना करना शुरू कर दिया। ब्लैक स्केल्ड फ्रिजीड पायथन के ऊपर खड़े होकर गुहे ने दूर स्थित एक प्राचीन अकादमी की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, युन एयर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के जियानान अकादमी के भीतर मैंने 2 शिष्यों को लिया है। एक का नाम जियान है और दूसरे का नाम हान यू है। हालांकि मैंने वर्तमान में दोनों को 2 साल के प्रशिक्षण अभियान के लिए सेंट्रल प्लेन्स में भेज दिया है। 2 और शिष्य। सेंट्रल प्लेन्स बहुत जटिल है, क्या उनके लिए वहां प्रशिक्षण लेना बहुत खतरनाक नहीं है? यून ने पूछा। उसका शुरुआती आश्चर्य चिंता में बदल गया। सेंट्रल प्लेन्स वास्तव में छिपे हुए पावर हाउस से भरा हुआ है, लेकिन हर कोने में डूबे नेरेट्स नहीं है। जब तक वे शांत रहते हैं तब तक वे ठीक रहेंगे, गुहे ने शांति से समझाया। जब गुहे और यून ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की गहराई का पता लगा रहे थे तो एक अजीब काली धुंध चुपके से यूनलान पर्वत पर अपना रास्ता बना रही थी। ये सोचना कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर इतने छोटे संप्रदाय में 3 पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ होंगे। काली धुंध के भीतर एक छायादार आकृति ने खुद से बात की। उसके स्वर में आशंका का संकेत था। किंग रक्षक अभी भी पीछे है। मैं इस रात को यूनलान संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु की जांच करने के लिए ले जाऊंगा। एक और संक्षिप्त विराम के बाद काली धुंध तेजी से जंगल के ऊपर से उड़ती हुई ऊपर की ओर बढ़ी और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गई। अंधेरे की आड़ में काली धुंध जल्द ही यूनलान संप्रदाय के द्वार के ऊपर पहुंच गई। इसकी आभा सावधानी से छिपी हुई थी और आकृति को लगा कि उसने किसी को सचेत नहीं किया है। उसे पता नहीं था जिस क्षण उसने यूनलान पर्वत पर पैर रखा, 9 रंग की घाटी में कैयर ने पहले ही उसे महसूस कर लिया था। इस समय केवल गुहे के शिष्य संप्रदाय के गुरु नालन यानरान और किंग लिन यूनलान संप्रदाय में मौजूद थे। जियो यिक्सियन और लियू लिंग 10 दिन पहले चले गए थे। लियू लिंग जियो जिन के साथ गया था, लेकिन जियो यिक्सियन ने जियो यिन को नहीं लाने का फैसला किया था। इसका कारण यह था कि जब जियो यिक्सियन चू युन साम्राज्य का दौरा करने की तैयारी कर रहा था तो जियो यिन पहले से ही डूबेनेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांत में प्रवेश कर चुका था और अभी तक बाहर नहीं आया था। इस बीच फ्लेम ड्रैगन 9 रंग की घाटी के एकांत कोने में रहा, जहां उसने साधना पर ध्यान केंद्रित किया। जब कैयर की आत्मा शक्ति ने काली धुंध को देखा तो उसने तुरंत नालन यानरान, फ्लेम ड्रैगन और किंग लिन को सूचित किया। एक 4 सितारा पूर्वज यूनलान पर्वत पर चुपके से चढ़ रहा है। क्या ये ज़ियाओयान और उसका आत्मा साथी हो सकता है? कैयर के शब्दों को सुनकर नालन यानरान का पहला विचार पहले भागे हुए ज़ियाओयान पर संदेह करना था। हालांकि किंग लिन की हथेलियों में लिपटी कैयर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इस धारणा को खारिज कर दिया। अगर यह ज़ियाओयान नहीं है तो कौन हो सकता है? कैयर द्वारा ज़ियाओयान को खारिज करने के बाद नालन यानरान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। आखिरकार यूनलान संप्रदाय के अलावा जियामा साम्राज्य में पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ के साथ कोई ज्ञात ताकत नहीं थी। कौन परवाह करता है कि यह कौन है? अगर वे यूनलान संप्रदाय में गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत करते हैं तो हम उनकी खोपड़ी को कुचल देंगे और उन्हें बाहर फेंक देंगे। चिड़चिड़े फ्लेम ड्रैगन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। ये सिर्फ एक 4 सितारा पूर्वज है, उन्हें हिम्मत किसने दी? अंकल ची, जल्दी मत करो। आइए पहले देखें कि यह बिन बुलाया मेहमान यूनलान संप्रदाय में क्या करने का इरादा रखता है। नालन यानरान ने धीरे से सुझाव दिया। ठीक है, आइए देखें कि यह मूर्ख क्या साजिश रच रहा है। नालन यानरान के सुझाव पर अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यदि मैंने जो जानकारी एकत्र की है वह सही है तो यूनलान संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु पीछे के पहाड़ में कहीं एकांतवास में है। काली धुंध कुछ क्षण के लिए यूनलान संप्रदाय के ऊपर रुकी और फिर सीधे पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ गई। जल्द ही यूनलान संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय गुरु युनशान के एकांत आश्रय में एक अप्रत्याशित आगंतुक आया। हालांकि युनशान, जो अब 1 स्टार पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था, ने तुरंत ही काली धुंध की उपस्थिति को महसूस किया क्योंकि वह उसके आश्रय के पास पहुंच रही थी। तुम कौन हो और तुम मेरे यूनलान संप्रदाय में क्यों घुस आए हो? युनशान के आश्रय से एक तीखी आवाज फूटी क्योंकि उसकी आकृति रहस्यमय काली धुंध के सामने तेजी से प्रकट हुई। फिर भी जैसे ही युनशान को काली धुंध पर स्पष्ट रूप से नजर पड़ी, उसका प्रभावशाली व्यवहार अचानक कम हो गया और उसकी आंखों में सावधानी की एक झलक दिखाई दी। रक्षक गिद्ध, युनशान ने कहा। जैसे ही उसने काली धुंध देखी, युनशान ने तुरंत उसे लंबे समय से अनुपस्थित रक्षक गिद्ध समझ लिया। जब युनशान ने पहली बार रक्षक गिद्ध का सामना किया तो उसने उससे एक घृणित आभा महसूस की थी जो स्पष्ट रूप से एक गुणी व्यक्ति का चिन्ह नहीं था। हालांकि रक्षक गिद्ध की ताकत और युनशान को पूर्वज क्षेत्र में घुसने में मदद करने के उसके वादों के कारण युनशान ने अनिच्छा से उसका पालन किया।
अब भी जब युनशान खुद एक डू पूर्वज बन गया था, तब भी उसे लग रहा था कि वह इस तथाकथित रक्षक गिद्ध का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा रक्षक गिद्ध ने एक बार एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संगठन द्वारा समर्थित होने का संकेत दिया था। भयभीत युनशान के विचार जल्दी से अपने कीमती दामाद गुहे की ओर मुड़ गए। युनशान ने पिछली यात्रा के दौरान गुहे की शक्ति के बारे में जो कुछ देखा था, उससे गुहे निस्संदेह इस रक्षक गिद्ध से कहीं अधिक शक्तिशाली था। NO12B-Jan.com। युनशान के शब्दों के बाद काली धुंध के भीतर की आकृति क्षण भर के लिए अचंभित हो गई। हालांकि जैसे ही आकृति बोलने वाली थी, युनशान ने बीच में टोकते हुए कहा, रक्षक गिद्ध, आपने मुझसे छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें पहले ही इकट्ठा कर लिया है। हालांकि वे यहाँ संग्रहित नहीं हैं। क्या आप यहाँ मेरा इंतजार करेंगे या हम उन्हें साथ में वापस लाएंगे? युनशान का इरादा स्पष्ट था। वह इस अवसर का उपयोग रक्षक गिद्ध से खुद को दूर करने और गुहे के पास शरण लेने के लिए करना चाहता था। छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करो। रक्षक गिद्ध ने तुमसे यही कहा था। युनशान के सुझाव को सुनकर काली धुंध के भीतर की आकृति पूरी तरह से हैरान हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि तुम रक्षक गिद्ध नहीं हो? युनशान ने पूछा। उसका संदेह स्पष्ट था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि हालांकि इस काली धुंध की आभा रक्षक गिद्ध से मिलती जुलती थी, लेकिन इसमें स्पष्ट अंतर थे। अध्याय समाप्त। अध्याय 423। युनशान की पसंद। ऐसा लगता है कि उनके पास वास्तव में छिपे हुए उद्देश्य हैं। छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करना उनकी भूख को संतुष्ट करने से बहुत दूर है। अगर हम उनके साथ सहयोग करना जारी रखते हैं, तो उनकी मांगें शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस समय युनशान को अपने दामाद के रूप में गुहे पाकर बेहद सौभाग्यशाली महसूस हुआ। उसके बिना युनशान के पास अपने सामने रहस्यमय आकृति को संभालने का कोई साधन नहीं होता। मैं रक्षक फैंग हूँ। जहाँ तक रक्षक जीव का आपने उल्लेख किया है, मैंने एक मिशन के दौरान अन्य रक्षकों से उसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के एक बैच के लिए आपके यूनान संप्रदाय में आएगा। वह मूर्ख, वह तो कीमियागर भी नहीं है। उसे उन जड़ी बूटियों की क्या जरूरत हो सकती है? काली धुंध में लिपटी आकृति ने ठंडे स्वर में समझाया। ये सुनकर रक्षक जीव के पीछे की शक्ति के बारे में युनशान की सतर्कता और भी गहरी हो गई। इस कथन के आधार पर कि प्रोटेक्टर फैंग प्रोटेक्टर जीव के समान रैंक का था, युनशान ने अनुमान लगाया कि इन दोनों के पीछे की शक्ति में संभवतः इन दो डू पूर्वज स्तर के विशेषज्ञों से कहीं अधिक शामिल थे। यह मामला पहले से ही मेरी क्षमता से परे है। मैं केवल गुहे पर भरोसा कर सकता हूं कि वह इसमें कदम रखेगा और मेरे लिए इसे हल करेगा। कुछ चिंतन के बाद युनशान ने फैसला किया कि गुहे इस स्थिति को संभालने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था। इस बीच युनशान के एकांत आश्रय से कुछ ही दूरी पर नालन यानरान, किंगलिन, फ्लेम ड्रैगन और कैयर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। युनशान और प्रोटेक्टर फैंग के बीच बातचीत पर कान लगाए हुए थे। कैयर की आत्मा ऊर्जा ने उनकी उपस्थिति को छुपाया। न तो युनशान और न ही प्रोटेक्टर फैंग को उनकी उपस्थिति का पता चला। प्रोटेक्टर फैंग से निकलने वाली काली और भयावह आभा ने नालन यानरान और अन्य लोगों पर एक भयानक पहली छाप छोड़ी। वे हैरान थे कि ऐसा व्यक्ति युनशान की तलाश क्यों करेगा। ये व्यक्ति ग्रैंडमास्टर की तलाश में क्यों आएगा? नालन यानरान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ग्रैंडमास्टर की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहा है। ऐसा लगता है कि वह प्रोटेक्टर जीयू नाम के किसी व्यक्ति को पहले से जानता था, किंगलिन ने कहा। ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टर फैंग जैसे कई व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसी भयावह आभा और डू पूर्वज स्तर की ताकत है। नालन यानरान ने गंभीरता से टिप्पणी की, बातचीत को ध्यान से सुनते हुए। NO12B-in.com। हालांकि युनशान और प्रोटेक्टर फैंग के बीच सटीक संबंध संक्षिप्त आदान प्रदान से स्पष्ट नहीं था, नालन यानरान और अन्य लोगों को संदेह था कि प्रोटेक्टर फैंग को एक शक्तिशाली संगठन का समर्थन प्राप्त था। चलिए देखते रहें और देखें कि प्रोटेक्टर फैंग वास्तव में क्या चाहता है। प्रोटेक्टर फैंग, पिछले प्रोटेक्टर जीयू ने केवल छठी स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मांगी थी। मैंने उन्हें पहले ही इकट्ठा कर लिया है। मुझे उन्हें आपके लिए लाने की अनुमति दे, युनशान ने जल्दी से कहा, गुहे के आंगन की ओर जाने का इरादा रखते हुए। हालांकि जैसे ही युनशान आगे बढ़ा, काली धुंध बिजली की गति से आगे बढ़ी, उसका रास्ता रोक दिया। काली धुंध की गति और आभा को देखकर युनशान का दिल बैठ गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? धुंध के भीतर से एक ठंडी, भावहीन आवाज आई। युनशान, जड़ी बूटियों के बारे में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक और सौदा प्रस्तावित करने आया हूँ। ये शब्द सुनकर युनशान के दिल में गुस्सा भड़क उठा। पहले रक्षक जीयू ने उसे डू पूर्वज स्तर तक पहुंचने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन रक्षक जीयू के निर्देशों का पालन करने के बावजूद वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। अंत में युनशान ने अपनी सफलता हासिल करने के लिए अपने दामाद गुहे की सहायता पर भरोसा किया। तुम निराश होगे। मुझे तुम्हारे साथ आगे सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार जब मैं जड़ी बूटियां सौंप दूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे यूनान संप्रदाय को तुरंत छोड़ दोगे। युनशान ने गुस्से में कहा। हम्फ, युनशान, तुम टोस्ट को मना नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें जुर्माना भरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं तुम्हें यह मौका अब सौहार्दपूर्ण तरीके से दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम इसकी सराहना करो। अन्यथा प्रोटेक्टर फैंग की आवाज में एक स्पष्ट धमकी थी। तुम। प्रोटेक्टर फैंग के शब्द पढ़ने के बाद युनशान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस समय वह आखिरकार समझ गया कि उसके सामने रहस्यमय प्रोटेक्टर फैंग पहले के प्रोटेक्टर जीयू की तरह निष्पक्ष लेन देन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता था। वे बस उसे अपने लिए कार्य करने का आदेश देना चाहते थे। युनशान को अपना अभिमान था। पहले डू पूर्वजों के क्षेत्र में घुसने की उसके जुनून ने उसे हताश और लापरवाह बना दिया था। अब जब वह सफलतापूर्वक टूट गया था, तो वह हताशा दूर हो गई थी। बस उसके सामने काली धुंध के प्रति उसकी बढ़ती हुई घृणा ही बची थी। बेशक जबकि युनशान का प्रोटेक्टर फैंग के साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था, वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि सीधे उसका सामना करे। इसके बजाय उसने सहायता के लिए अपने दामाद गुहे पर भरोसा करने की योजना बनाई।
गुहे की ताकत के साथ अगर पीछे के पहाड़ में कुछ महत्वपूर्ण होता है तो उसे इसे भांपने और तेजी से पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। मुझे बस कुछ समय के लिए प्रोटेक्टिव फैन को रोकना है। उस विचार के साथ युनशान की हथेली अचानक उज्ज्वल ऊर्जा से फट गई। कई मीटर तक फैला एक विशाल ऊर्जा हाथ उसके सामने भयावह रूप से प्रकट हुआ। यह एक हिंसक आंधी के साथ आगे बढ़ा और प्रोटेक्टिव फैन पर भयंकर रूप से प्रहार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रोटेक्टर पर हमला करने की? ये देखकर प्रोटेक्टिव फैन की आंखों में काली धुंध के भीतर छिपी एक निर्दयी चमक चमक उठी। ठंडी खर्राटों के साथ काली धुंध हिंसक रूप से घूमी और 5 मोटी काली जंजीरें उभरी जो विशाल ऊर्जा हाथ से टकराईं। जब दो भयानक ताकतें टकराईं तो एक बहरा ऊर्जा विस्फोट पूरे आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा, जबकि ऊर्जा की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। हालांकि एक बार जब भारी ऊर्जा गड़बड़ी कम हो गई तो रक्षक फैन, जो अभी भी काली धुंध में लिपटा हुआ था, ने लापरवाही से भागते हुए युनशान की ओर फिर से काली जंजीरों को घुमाया। जिस सहजता से उसने युनशान के महान दुख पवन फाड़ने वाले हाथ हमले का मुकाबला किया, वह लगभग मजाक उड़ाने वाला था। युनशान ने अभी अभी अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था और तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। प्रोटेक्टिव फैन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गुहे के आंगन की ओर बढ़ गया। फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अब उसकी ओर बढ़ रही काली जंजीरों की ऊर्जा पिछले हमले की तुलना में लगभग दोगुनी शक्तिशाली थी। इस हमले को रोकना संभवतः उसे बहुत महंगा पड़ सकता था। तभी दूर से एक ठंडी चीख गूंजी, दुस्साहसी बदमाश, युनलान पर्वत पर मेरे ग्रैंड मास्टर पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युनशान और प्रोटेक्टिव फैन की नजरों में दो दुबली पतली आकृतियां दिखाई दी। ये देखकर कि नवागंतुक केवल दो छोटी लड़कियां थीं, प्रोटेक्टिव फैन की आंखों में आश्चर्य जल्दी ही तिरस्कार में बदल गया। हालांकि युनशान, जो कुछ ही दूरी पर था, चिंता से भर गया। उसने स्वीकार किया कि नालन यानरान और किंग लिन दोनों में बहुत अच्छी क्षमता थी, लेकिन उन्हें अभी पूरी तरह परिपक्व होना बाकी था। इस समय उनका प्रोटेक्टिव फैन के सामने आना बहुत खतरनाक था। यानरान, अपनी छोटी बहन को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, युनशान चिल्लाया। तुरंत ही उसकी हथेली में ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह अपनी ओर आ रही भयंकर काली जंजीरों को रोकने के लिए तैयार हो गया। अध्याय का अंत। अध्याय 424। युनलान संप्रदाय की विरासत। खुद को बहुत ज्यादा आंकना। काली जंजीरों की शक्ति फिर से बढ़ने पर रक्षक फैन ने घमंड से हंसा। जंजीरों की नोकें युनशान की रुकी हुई सुरक्षा को तोड़ती हुई उसके दिल की ओर तेजी से बढ़ी। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक लाल आकृति नग्न आंखों से लगभग अगोचर गति से आगे बढ़ी। एक पल में आकृति युनशान के सामने आ गई। जैसे ही काली जंजीर की नुकीली नोक युनशान को छेदने वाली थी, आकृति ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। इस पकड़ के नीचे एक बार भयानक रूप से शक्तिशाली काली जंजीर पूरी तरह से बिखर गई। फ्लेम ड्रैगन की ताकत पहले ही 9 सितारा डू पूर्वज के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जो डू वेनेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की दहलीज के करीब थी। बहुत समय नहीं बीता था कि वह लिटिल सिल्वर के नक्शे कदम पर चलता और ऐसी सफलता का प्रयास करता। अपनी वर्तमान 9 सितारा डू पूर्वज की चरम शक्ति के साथ प्रोटेक्टिव फैन से निपटना, जो कि केवल 4 सितारा डू पूर्वज के शिखर पर था, लगभग सहज था। तुम कौन हो? लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने हमले को इतनी आसानी से बेअसर होते देख प्रोटेक्टिव फैन की छिपी हुई आंखें भय से चमक उठी और वह चौंक कर चिल्लाया, तुम्हारी जान लेने वाला! लाल बालों वाले व्यक्ति से एक भयंकर आवाज निकली। तुरंत उसकी हथेली से एक चमकदार लाल रोशनी निकली, जिससे एक ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ जिसने दिल में डर पैदा कर दिया। फ्लेम ड्रैगन, उसे अभी मत मारो, बस उसे वश में करो। नालन यानरान ने जल्दी से हस्तक्षेप किया क्योंकि फ्लेम ड्रैगन प्रोटेक्टिव फैन को खत्म करने वाला था। उसकी बात सुनकर फ्लेम ड्रैगन ने अपनी हथेली में लाल चमक को फीका पड़ने दिया। एक फ्लैश के साथ वह अजीब गति से काली धुंध के पीछे दिखाई दिया और एक हल्का थपकी दी, जिससे काली धुंध पूरी तरह से बिखर गई। इसने काले वस्त्रों में पूरी तरह से लिपटे एक आदमी की आकृति को प्रकट किया। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक इकाई है। काली धुंध को तितर बितर करने के बाद फ्लेम ड्रैगन ने तुरंत प्रोटेक्टिव फैन की प्रकृति को पहचान लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शक्तिशाली डू की हुई युक्त हाथों को आगे बढ़ाया, प्रोटेक्टिव फैन को गर्दन से पकड़ लिया और उसे सहजता से रोक दिया। धन्यवाद सीनियर, मुझे बचाने के लिए। फ्लेम ड्रैगन को काली जंजीरों को नष्ट करते और प्रोटेक्टिव फैन को पकड़ते हुए देखकर युनशान ने अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। युनशान को सीनियर कहकर संबोधित करते हुए सुनकर फ्लेम ड्रैगन ने अपने हाथ हिलाए और अपना सिर हिलाया। युनशान, सर, आप लेडी ऑफ द हाउस के मालिक हैं। मैं आपसे ऐसी उपाधि स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? यह युन तुम्हारी मालकिन है, तो गुहे तुम्हारा स्वामी है? युनशान ने अविश्वास में पूछा। उसकी अभिव्यक्ति विस्मय से भरी हुई थी। हाँ युनशान, सर, फ्लेम ड्रैगन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। फ्लेम ड्रैगन द्वारा नियंत्रित प्रोटेक्टिव फैन भी उतना ही हैरान था। उनकी बातचीत से उसने जल्दी से फ्लेम ड्रैगन और युनशान के बीच के रिश्ते को जोड़ दिया। प्रोटेक्टिव फैन के लिए उसके सामने लाल बालों वाला आदमी कम से कम 8 सितारा डू पूर्वज या यहाँ तक कि 9 सितारा होना चाहिए था। और अगर इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपना स्वामी कहता है, तो वह स्वामी निश्चित रूप से कम एक डू आदरणीय था। यह महसूस करते हुए प्रोटेक्टिव फैन समझ गया कि उसने आज बहुत गलत अनुमान लगाया था। ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है, प्रोटेक्टिव फैन ने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज दमनकारी लाल ऊर्जा के कारण दब गई। मैं आत्माओं के हॉल का प्रोटेक्टिव फैन हूँ। आत्माओं के हॉल की खातिर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे छोड़ देंगे। चुप रहो। प्रोटेक्टिव फैन की अभी भी भयावह आवाज सुनकर फ्लेम ड्रैगन ने उस पर दहाड़ते हुए कहा, अगर तुमने फिर से बीच में बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी और यही नष्ट कर दूंगा। फ्लेम ड्रैगन की भयानक शक्ति को देखने और उसके शब्दों में जानलेवा इरादे को सुनने के बाद प्रोटेक्टिव फैन तुरंत चुप हो गया। इस समय तक नालन यानरान युनशान के पास आ चुका था और उसने सम्मानपूर्वक पूछा, ग्रैंड मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपके ग्रैंड मास्टर इतने कमजोर नहीं हैं। युनशान ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं ग्रैंड मास्टर, लेकिन ग्रैंड मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रोटेक्टिव फैन रात के अंधेरे में आपसे मिलने क्यों आया था?
वह किस तरह का सौदा करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह जिस हॉल ऑफ सोल्स का जिक्र करता रहता है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नालन यानरान ने पूछा। उसके सवाल एक के बाद एक आ रहे थे। पूछने के बाद उसने जल्दी से ईमानदारी से कहा, ग्रैंडमास्टर कृपया गलत मत समझिए। मैं ये सवाल आपकी और यूनलान संप्रदाय की सुरक्षा की चिंता से पूछ रही हूँ। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। युनशान उसके सवालों से नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने खुलकर जवाब दिया, यानरान, मैं पहले कभी प्रोटेक्टर फैन से नहीं मिला। मेरा सिर्फ प्रोटेक्टर जीव से ही वास्ता रहा है, जिसने उसका जिक्र किया था। जहां तक उनके संगठन की बात है, तो ऐसा लगता है कि उनके पास उनके जैसी शक्ति वाले कई प्रोटेक्टर हैं। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। यह मामला महत्वपूर्ण है, ये यूनलान संप्रदाय के अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। अपने गुरु और मालकिन को जल्द से जल्द सूचित करना सबसे अच्छा है, युनशान ने गंभीरता से कहा। ग्रैंड मास्टर, मेरे गुरु और मालकिन कुछ दिन पहले यूनलान संप्रदाय छोड़कर चले गए और अभी यात्रा पर हैं। वे इस समय यहाँ नहीं हैं, नालन यानरान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। गु हे और युन चले गए हैं। क्या उन्होंने बताया कि वे कब वापस आएंगे? युनशान ने आश्चर्य से पूछा। वह पहले से ही गु हे पर एक सहारे के स्तंभ के रूप में भरोसा करने लगा था। मुझे यकीन नहीं है, ग्रैंड मास्टर, नालन यानरान ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसने अपने पंख फैलाए और फ्लेम ड्रैगन के सामने 3 मीटर की दूरी पर एक जगह पर उड़ गई, प्रोटेक्टर फैन पर चिल्लाते हुए, आपने जिस हॉल ऑफ सोल्स का उल्लेख किया है, वह किस तरह की शक्ति है और आप यूनलान संप्रदाय में क्यों आए हैं? हॉल ऑफ सोल्स अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि झोंकझों के कई गुटों ने केवल इसका नाम ही सुना था। दूर दराज और बंजर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, जहाँ इसके बारे में जानकारी लगभग न के बराबर थी। हे छोटी लड़की, मैं जिस हॉल ऑफ सोल्स में सेवा करता हूँ, वह इतना भयानक है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम डरकर मर जाओगी। प्रोटेक्टर फैन ने व्यंग्य किया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, फ्लेम ड्रैगन का पैर उस पर जोर से टकराया, जिससे आत्मा इकाई से एक दर्दनाक चीख निकली। ठीक से बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी आत्मा को वहीं मिटा दूंगा। फ्लेम ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा। प्रोटेक्टर फैन, जो पहले से ही फ्लेम ड्रैगन की धमकियों से भयभीत था, ने महसूस किया कि हॉल ऑफ सोल्स की प्रतिष्ठा के साथ दूसरों को डराने की उसकी सामान्य रणनीति यहाँ पूरी तरह से अप्रभावी थी। फ्लेम ड्रैगन को स्पष्ट रूप से पता नहीं था या परवाह नहीं थी कि हॉल ऑफ सोल्स कितना शक्तिशाली था। जीवित रहने के लिए बेताब, प्रोटेक्टर फैन ने अनिच्छा से समझाने का फैसला किया। क्या आपने कभी एक हॉल, एक टॉवर, 2 संप्रदाय, 3 घाटियां, 4 कुल वाक्यांश सुना है? ये झोंकझों के कुछ सबसे शक्तिशाली गुटों का वर्णन करता है। उनमें से एक हॉल और एक टॉवर सर्वोच्च स्थान रखते हैं। यहाँ तक कि सबसे कमजोर 4 कुलों में से प्रत्येक के पास कम से कम एक वेनेरेट है। NOWELLBEIN.COM। हॉल ऑफ सोल्स, जहां मैं सेवा करता हूँ, झोंकझों में सबसे सम्मानित बलों में से एक है। प्रोटेक्टर फैन ने संक्षेप में समझाया। तो 4 कुलों में से सबसे कमजोर के पास भी वेनेरेट हैं। तो आपके हॉल ऑफ सोल्स में कई वेनेरेट विशेषज्ञ होने चाहिए, है ना? अध्याय का अंत, अध्याय 425, 0 तावीज टूट गया। गु हे को बुलाया गया। 4 मंडपों में से सबसे कमजोर मंडप में कम से कम एक डुवेनेरेट बैठा है। तो क्या आपके सोल हॉल में कई डुवेनेरेट नहीं है? प्रोटेक्टर फैन के परिचय को सुनने के बाद नालन यानरान ने जांच जारी रखी। सिर्फ कई डुवेनेरेट नहीं, यहाँ तक कि महाद्वीप के शिखर पर खड़े संत भी हमारे पास उनमें से काफी हैं। ये देखकर कि नालन यानरान और उसका समूह उसके दावों पर विश्वास करने लगा था, प्रोटेक्टर फैन को आत्मसंतुष्टि हुई। संतों, काफी सारे। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादा ड्रैगन इतनी आसानी से डर जाते हैं? प्रोटेक्टर फैन के लहजे में अहंकार और उनके प्रति उनके छिपे हुए तिरस्कार को देखकर फ्लेम ड्रैगन का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। जोरदार फटकार के बाद उसने तेजी से प्रोटेक्टर फैन की आत्मा पर मुक्का मारा, जिससे एक तीखी चीख निकली। तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। ये जानते हुए कि मैं सोल हॉल से हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। जल्दी या बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। सोल हॉल की शक्ति के बारे में शेखी बघाने के बाद प्रोटेक्टर फैन की आवाज में इस बार अधिक आत्मविश्वास था। फ्लेम ड्रैगन की पीड़ा को सहते हुए भी उसने जिद्दीपन से धमकियां दी। अभी भी जवाब दे रहे हो? दादा ड्रैगन तुम्हें मार देंगे। गर्म स्वभाव वाले फ्लेम ड्रैगन को ऐसी धमकियों की परवाह नहीं थी। प्रोटेक्टर फैन के विद्रोही शब्दों को सुनकर उसका बड़ा हाथ लाल रोशनी से चमकता हुआ प्रोटेक्टर फैन की आत्मा के चारों ओर कस गया, उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार। ये देखकर नालन यानरान ने तुरंत हस्तक्षेप किया। फ्लेम ड्रैगन, आवेगी मत बनो। फ्लेम ड्रैगन की भयानक पकड़ के तहत प्रोटेक्टर फैन की आत्मा ने एक और भयानक चीख निकाली। अगर फ्लेम ड्रैगन नालन यानरान के शब्दों पर रुकता नहीं, तो प्रोटेक्टर फैन की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती। फिर भी उसकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे वह कमजोर और निराश हो गया। अगर सोल हॉल उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम दावा करते हो, तो तुम एक छोटी मछली से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारे जैसे किसी को मारना किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, है न? लेकिन अगर तुम ईमानदारी से यह बताने से इनकार करते हो कि तुम मेरे यूनलान संप्रदाय में क्यों आए हो, तो जिंदा वापस जाने की उम्मीद मत करो। नालन यानरान ने गंभीरता से विश्लेषण किया, उसके स्वर में धमकी भरी धार थी। समूह की बातचीत को देखने के बाद प्रोटेक्टर फैन को एहसास हुआ कि उसके सामने दिखने वाली महत्वहीन डुकिंग लड़की ही फैसले ले रही थी। अपने जीवन को बचाने के लिए अपने विकल्पों पर विचार करते हुए उसने कबूल किया, मैं यहाँ हॉल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए आया हूँ। उच्च अधिकारी इस कार्य को बहुत महत्व देते हैं। इसके अलावा सोल हॉल के प्रत्येक सदस्य की आत्मा की छाप हॉल में पीछे रह जाती है। अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो छाप गायब हो जाएगी और एक डुवेनेरेट स्तर का पावर हाउस निस्संदेह इस जगह की जांच करेगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन, इतना स्पष्ट, ऐसा लगता है कि आप अभी भी हमें कुछ भी सार्थक बताने के लिए तैयार नहीं हैं। नालन यानरान ने भौहें सिकुड़ी। उसके पूछताछ के दौरान प्रोटेक्टर फैन चुप रहा। वह जानता था कि विवरण का खुलासा करने से सोल हॉल का क्रोध उस पर भी पड़ेगा।
यानरान, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसे गलत तरीके से संभालना यूनलान संप्रदाय के लिए आपदा का कारण बन सकता है। युनशान ने चिंता के साथ चेतावनी दी। ग्रैंड मास्टर, कृपया चिंता न करें। यानरान इसे ठीक से संभाल लेगा। युनशान को सम्मानपूर्वक उत्तर देने के बाद नालन यानरान फ्लेम ड्रैगन की ओर मुड़ा। फ्लेम ड्रैगन, जैसा कि उसने कहा, उसे मारने से सोल हॉल सतर्क हो सकता है। अभी के लिए उसे कैद करने के लिए एक जगह खोजें। समझ गई, मिस। नालन यानरान के निर्देश सुनकर फ्लेम ड्रैगन ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से कई हाथ की मुहरें बनाई, अपनी हथेली से लाल ऊर्जा धागे भेजकर प्रोटेक्टिव फैन की आत्मा को कसकर बांध दिया। फिर उसने एक जेड बोतल निकाली, प्रोटेक्टिव फैन की आत्मा को अंदर सील कर दिया और बोतल पर एक प्रतिबंधात्मक संरचना लागू की। हमें नहीं पता कि जयामा साम्राज्य में रक्षक फैन का कोई साथी है या नहीं। अगले कुछ दिनों तक हमें यूनलान पर्वत के हर कोने पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। हमें सोल हॉल के बारे में भी सावधानी से स्थिति की जांच करनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद नालन यानरान ने किंग लिन और फ्लेम ड्रैगन के साथ युनशान को अलविदा कहा और तेजी से उस क्षेत्र से निकल गया। जल्द ही तीसरी रात तक सोल हॉल के रक्षक किंग गुहे के नियंत्रण में जयामा साम्राज्य की राजधानी के बाहर यूनलान पर्वत के आधार पर पहुंच गए। रास्ते में रक्षक फैन द्वारा छोड़े गए चिन्हों के निशान का अनुसरण करते हुए रक्षक किंग ने निर्धारित किया कि रक्षक फैन पहले ही यूनलान पर्वत पर चढ़ चुके थे। ये पता लगाने के बाद रक्षक किंग ने तुरंत गुहे को जानकारी दी। मास्टर, ऐसा लगता है कि रक्षक फैन पहले ही यूनलान पर्वत पर चढ़ चुके हैं। मुझे आगे क्या करना चाहिए? रक्षक किंग ने पूछा। गुहे की तरफ एक लंबी उड़ान के बाद वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से बाहर निकल गया था और नक्शे पर त्यान्या शहर के रूप में चिन्हित एक शहर के पास पहुंच गया था। ये शहर 1000 मील के दायरे में सबसे समृद्ध था और यहाँ तक कि इसमें एक स्थानिक वर्महोल भी था जो सीधे सेंट्रल प्लेन से जुड़ा हुआ था। हालांकि गुहे के वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए उसे ऐसे वर्महोल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वह आसानी से अंतरिक्ष को चीर सकता था और शून्य को पार कर सकता था। इस समय ब्लैक स्केल्ड फ्रीजेड पायथन की पीठ पर केबिन के अंदर गुहे को प्रोटेक्टर किंग का संदेश मिला। शांति से वह यून की ओर मुड़ा, जो बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, और कहा, यून एयर, प्रोटेक्टर किंग ने बताया कि उसका साथी पहले ही यूनलान संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है। मुझे आश्चर्य है कि यानरान और अन्य लोग इस सोल हॉल सदस्य से कैसे निपट रहे हैं। गुहे को इस बात की चिंता नहीं थी कि प्रोटेक्टिव फैन यूनलान संप्रदाय के लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है। आखिरकार यूनलान संप्रदाय की रक्षा ज़ियाओ एक्सियन, ज़ियाओयिन और फ्लेम ड्रैगन द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सोल हॉल के किसी भी प्रोटेक्टर को पूरी तरह से परास्त करने में सक्षम थे। उसे उम्मीद थी कि नालन यानरान और उसके साथी इस मामले को सावधानी से संभालेंगे। जयामा साम्राज्य में एक विदेशी डू संप्रदाय स्तर के व्यक्ति का दिखाई देना बेहद असामान्य था। उसे सीधे मार देना लापरवाही प्रतीत होगी। प्रिय, यदि सोल हॉल वास्तव में उतना ही दुर्जय है जितना आपने पहले कहा है, तो मुझे आशा है कि यानरान उस रक्षक को सीधे मारने का विकल्प नहीं चुनेगा। यून ने उत्तर दिया। आशा करते हैं कि ऐसा हो। भले ही वे उसे मार दे, लेकिन इससे कोई अपूरणीय स्थिति पैदा नहीं होगी, गुहे ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। यून के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद गुहे ने रक्षक किंग को एक दूरस्थ आदेश भेजा, जिसमें उसे किसी भी अप्रत्याशित खतरे से बचने के लिए अपनी स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इस बीच गुहे का क्लोन पहले ही जयामा साम्राज्य में प्रवेश कर चुका था और यूनलान संप्रदाय से लगभग एक दिन की दूरी पर था। एक बार उसके पहुंच जाने पर सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। जैसे ही गुहे ने रक्षक किंग को अपना आदेश जारी किया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। उस क्षण एक शून्य जेड तावीज टूट गया था, जो उसके प्रक्षेपण को बुला रहा था। ये कौन हो सकता है? गुहे ने खुद से धीरे से कहा, और उसका शरीर तुरंत एक प्रक्षेपण में बदल गया, जो बुलाने के बिंदु की ओर बढ़ रहा था। अध्याय का अंत। अध्याय 426, खतरे में हान यू। बैंगनी दानव ईगल। झोंकझों के उत्तरी क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ों के अंतहीन विस्तार के भीतर एक विशाल पृथ्वी दानव भालू, जो लगभग 3 मीटर लंबा था, एक चांदी की आकृति का पीछा करते हुए दहाड़ रहा था। ये पृथ्वी दानव भालू छठे स्तर के प्रारंभिक चरण के जादुई जानवर की ताकत तक पहुंच गया था, जो मनुष्यों के बीच 2 सितारा डू सम्राट की शक्ति के बराबर था। अपने विशाल आकार और क्रूर ताकत के साथ एक साधारण 3 सितारा डू सम्राट भी इससे मुकाबला करने के लिए संघर्ष करेगा। जिस चांदी की आकृति का उसने लगातार पीछा किया, वह केवल 7 सितारा डू किंग स्तर के शिखर पर थी। इन खतरनाक पहाड़ों में ऐसे जानवर का सामना करना आमतौर पर निश्चित मौत का संकेत होता है। फिर भी एक अनोखी चाल तकनीक पर भरोसा करते हुए उसने बार बार पृथ्वी दानव भालू के उग्र हमलों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ चकमा दिया। घने जंगल में चांदी की आकृति लगातार पीछे की छवियां छोड़ती रही, क्योंकि वह तेजी से दिशा बदलती रही। पीछा करने वाले भालू ने जल्द ही हर छवि को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसके बड़े हमलों ने उसके रास्ते में आने वाले ऊंचे पेड़ों को भी गिरा दिया। अराजकता ने आसपास के जानवरों से अनगिनत चौंका देने वाली दहाड़ें पैदा की। भागती हुई यह चांदी की आकृति हान यू थी, जिसे गुहे ने झोंकझों में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। जियान से अलग होने के बाद उसने इस खतरनाक जानवरों से भरी पर्वत श्रृंखला में अपने युद्ध कौशल को निखारने का फैसला किया। अपने प्रशिक्षण के दौरान वह वायलेट डेमन ईगल के साथ पहाड़ों में गहराई तक गई। उसने कई 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों से लड़ाई की थी और यहाँ तक कि कुछ 6ठी श्रेणी के जानवरों का भी सामना किया था। हालांकि वह अब तक उन मजबूत जीवों से बचने में कामयाब रही थी। ये पृथ्वी दानव भालू किसी कारण से पागल हो गया था, अंत तक उसका पीछा करने के लिए दृढ़ था। वो टिल्ड, जब वह भाग रही थी तो हान यू ने अचानक एक अनोखी और तीखी आवाज में एक निश्चित दिशा की ओर सीटी बजाई। आवाज तीखी और शक्तिशाली थी, जो दूर तक सुनाई दी। 7 या 8 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चोटी के ऊपर 5 मीटर तक फैले पंखों वाला एक बैंगनी रंग का पक्षी अचानक अपनी तीखी आंखें चमकाता हुआ दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और सीटी के स्रोत की ओर तेजी से उड़ गया। हान यू की सीटी सुनकर पृथ्वी दानव भालू और भी अधिक उन्मत्त हो गया।
दहाड़ आगे भागते हुए व्यक्ति पर अपनी नजर टिकाए हुए लोच की तरह फुर्तीला पृथ्वी दानव भालू ने अपने मोटे पंजे आगे की ओर घुमाए और धरती पीली ऊर्जा का एक विशाल 3 मीटर चौड़ा हमला किया। इस हमले ने सावधानी से गणना की हान यू के आगे एक बड़े बोल्डर को निशाना बनाया। एक गहरा विस्फोट के साथ ऊर्जा ने बोल्डर को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे अनगिनत टुकड़े और अवशिष्ट ऊर्जा सभी दिशाओं में उड़ गई। आह, एक पत्थर का टुकड़ा हान यू की पीठ पर लगा, जो उसके दुखी अवरोध को तोड़ता हुआ एक भयानक घाव छोड़ गया। प्रभाव के बल ने उसे कई मीटर दूर गिरा दिया, इससे पहले कि वह एक और चट्टान से टकराती। दहाड़ अपने हमले को सफल होते देख पृथ्वी दानव भालू भारी कदमों से आगे बढ़ा और जल्दी से हान यू से दूरी कम कर दी। सूरज की रोशनी में भालू की विशाल छाया धीरे धीरे हान यू की छोटी आकृति को घेर लेती है। काओ, जैसे ही पृथ्वी दानव भालू ने उसे नीचे गिराने के लिए अपना विशाल पंजा उठाया, हान यू के पीछे आकाश से एक तीखी चीख गूंजी। चीख के साथ अचानक एक बैंगनी रंग की लकीर आई, जो बिजली के बोल्ट की तरह हान यू के सिर पर से गुजरी। इसने पृथ्वी दानव भालू के उठे हुए पंजे पर अविश्वसनीय सटीकता और गति से प्रहार किया। बैंगनी ऊर्जा किरण को देखकर हान यू, जो जमीन पर लेटी हुई थी, ने आखिरकार अपने तनावग्रस्त दिल को शांत महसूस किया। प्रशिक्षण के लिए इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से 1 महीने से भी कम समय में वायलेट डेमन ईगल ने 5वीं श्रेणी के शिखर से 6ठी श्रेणी के शुरुआती चरण तक सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। अपनी 9वीं श्रेणी की जादुई जानवर वंश रेखा के साथ 6ठी श्रेणी में एक नवागंतुक के रूप में भी यह अपनी श्रेणी में सबसे मजबूत में से एक था। हान यू के विचार में जैसे ही वायलेट किरण ने प्रहार किया, पृथ्वी पीले दुखी हुई ऊर्जा की एक मोटी परत पृथ्वी दानव भालू के विशाल पंजे पर उभरी। यह स्पष्ट था कि इस जानवर में असाधारण रक्षात्मक क्षमताएं थी जो इसके पृथ्वी तत्व के कारण थी। धमाका, वायलेट ऊर्जा किरण ने पृथ्वी दानव भालू पर प्रहार किया और हालांकि इसने महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन इसने भालू के विशाल शरीर को कई कदम पीछे धकेल दिया। कुछ ही क्षणों बाद तेज हवा के झोंके के साथ वायलेट डेमन ईगल का विशाल रूप 5 मीटर तक फैला हुआ हान यू के बगल में उतरा। आसी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम यहाँ हो, वरना मैं इस बार के लिए खत्म हो जाता। वायलेट डेमन ईगल को अपने बगल में उतरते देख हान यू, जिसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, ने एक कमजोर मुस्कान दिखाई। हालांकि उसके दांतों और होठों पर लगे लाल रंग के दाग ने उसकी चोट को और अधिक स्पष्ट कर दिया। वुटिल्ड, हान यू की हालत देखकर वायलेट डेमन ईगल ने एक करुण चीख निकाली। उसकी बड़ी क्रिस्टल जैसी आंखें चिंता से भरी हुई थी। उसने अपनी लंबी गर्दन को नीचे किया और अपने सिर के ऊपर के नर्म पंख से हान यू को धीरे से छुआ। दहाड़, उसी क्षण वायलेट डेमन ईगल की ऊर्जा किरण द्वारा पीछे धकेले गए पृथ्वी दानव भालू ने गुस्से से दहाड़ लगाए और फिर से हमला किया, अपने विशाल पंजे उनकी ओर घुमाए। भालू की हरकत को देखते हुए वायलेट डेमन ईगल ने अपनी क्रिस्टल जैसी आंखों में एक भयंकर चमक बिखेरी। NO12B चीख, एक तीखी चीख के साथ वायलेट डेमन ईगल ने एक नर्म वायलेट ऊर्जा जारी की, जिसने धीरे से हान यू के शरीर को पीछे की ओर धकेल दिया। फिर इसने अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाया, हवा में उड़ गया और अपने उस्त्रा तीखे बैंगनी पंजों से पृथ्वी दानव भालू पर निशाना साधते हुए एक भयंकर हमला किया। तुरंत जिस क्षेत्र में दोनों भिड़ गए थे, वह हिंसक दुखी हुई ऊर्जा की लहरों में डूब गया, जिससे अनगिनत ऊंचे पेड़ गिर गए। वायलेट डेमन ईगल की 9वीं श्रेणी की रक्तरेखा स्पष्ट रूप से पृथ्वी दानव भालू से बेहतर थी। कुछ ही आदान प्रदानों के भीतर भालू, जो अपनी रक्षात्मक शक्ति के लिए जाना जाता है, पहले से ही घावों से ढका हुआ था। धमाका, एक अन्य टक्कर में वायलेट डेमन ईगल के पंजे ने पृथ्वी दानव भालू के दाहिने कंधे पर गहरा घाव कर दिया, जिससे खून बहने लगा। गंभीर रूप से घायल पृथ्वी दानव भालू कई दर्जन कदम पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ अपनी आंखों में स्पष्ट भय के साथ वायलेट डेमन ईगल को देखता हुआ। वायलेट राजा, आपकी ताकत निर्विवाद है, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला ऐसी जगह नहीं है जहां आप जैसे बाहरी लोग जंगली हो सके। पृथ्वी दानव भालू पहली बार एक गहरी गूंजती हुई आवाज में बोलते हुए अपने शब्दों से खतरनाक हवा निकाल रहा था। इस मानव लड़की ने पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद से अनगिनत 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों को मार डाला है, संतुलन को बिगाड़ दिया है और कई अन्य क्षेत्रों के शासकों को नाराज कर दिया है। यदि आप उसकी मदद करना जारी रखते हैं, तो आप उसके क्रोध को भी भड़काएंगे। जब ऐसा होगा, पृथ्वी दानव भालू की आवाज हालांकि स्थिर थी, लेकिन कई दर्जन मीटर दूर से बोलते हुए एक स्पष्ट धमकी से भरी हुई थी। हालांकि वायलेट डेमन ईगल ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हान यू द्वारा पाला पोसा गया, ये लंबे समय से उसे परिवार मानता था। पृथ्वी दानव भालू के कुछ धमकी भरे शब्दों के कारण यह उसे कैसे छोड़ सकता था। अध्याय का अंत, अध्याय 427, 7वीं श्रेणी का नीला भेड़िया राजा। गु हे खुद को प्रोजेक्ट करता है। ये पर्वत श्रृंखला जियामा साम्राज्य की अव्यवस्थित जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित थी। यहाँ उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों ने स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को विभाजित किया था। इन 6ठी श्रेणी के प्रभुत्व वाले जानवरों के ऊपर पर्वत श्रृंखला का तथाकथित शासक नीला भेड़िया राजा था। जब मानव स्तरों के विरुद्ध मापा जाता है, तो नीला भेड़िया राजा की ताकत लगभग 2 सितारा डू पूर्वज के बराबर थी। अपनी असाधारण चपलता और जानवर जैसी प्रवृत्ति के साथ ये युद्ध में 3 सितारा डू पूर्वज को भी टक्कर दे सकता था। हालांकि हान यू को इस पर्वत श्रृंखला या इसके शासक नीला भेड़िया राजा के क्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए ये केवल परीक्षण और परीक्षण का स्थान था। इस समय हान यू ने पहले ही एक उपचार की गोली खा ली थी और किनारे पर ठीक हो रही थी। वायलेट डेमन कोंडोर को पृथ्वी शैतान भालू के खिलाफ ऊपरी हाथ प्राप्त करते हुए देखकर उसने शुरू में कुछ राहत महसूस की, फिर भी उसके दिल में बेचैनी की एक अजीब सी भावना घुस गई। पृथ्वी शैतान भालू के स्वर से ये स्पष्ट था कि वह उस अस्तित्व के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। पृथ्वी शैतान भालू से इतना डर पैदा करने के लिए उसमें कम से कम 6ठे दर्जे के उच्च स्तरीय जानवर की ताकत होनी चाहिए, हान यू ने खुद से कहा। आसी, चलो चलते हैं। उसने धीरे से वायलेट डेमन कोंडोर को पुकारा, उसकी चिंता स्पष्ट थी। हान यू के शब्दों को सुनकर वायलेट डेमन कोंडोर, जो पृथ्वी शैतान भालू के साथ गतिरोध में था, ने एक सतर्क कदम पीछे लिया, हान यू को दूर ले जाने के लिए तैयार।
लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ना शुरू हुआ, दूर से हवा के झोंके की आवाज हवा में गूंजने लगी। अपना सिर घुमाते हुए वायलट डेमन कोंडोर ने क्षितिज से तेजी से आ रही काली छायाओं के एक बड़े समूह को देखा। हाँ, वायलट राजा, तुम आज बच नहीं पाओगे। पास में पृथ्वी शैतान भालू ने एक जंगली विजयी हंसी निकाली। हान यू ने गहरी भौहें सिकुड़ी, क्योंकि आसपास की छायाओं ने एक तंग घेरा बना लिया था, जिससे वह जगह में फंस गई थी। खतरे को भांपते हुए वायलट डेमन कोंडोर ने तेजी से हान यू के सामने खुद को तैनात किया, अपने विशाल शरीर से उसे ढाल दिया। जैसे जैसे काली छायाएं करीब आती गईं, उन्होंने खुद को विशाल उड़ने वाले जादुई जानवरों के रूप में प्रकट किया। हालांकि उनकी संख्या असाधारण रूप से अधिक नहीं थी, लेकिन उनका विशाल आकार डराने वाला था। प्रत्येक ने अपने विशाल पंख फैलाए, जिससे हवा के शक्तिशाली झोंके हवा में चीखने लगे। सबसे बड़े उड़ने वाले जानवर के ऊपर एक मोटा बिना शर्ट वाला आदमी खड़ा था। उसके ऊपरी शरीर पर कई निशान थे और उसकी रक्तरंजित आंखें वायलट डेमन कोंडोर और उसके पीछे हान यू की आकृति को गौर से देख रही थी। अन्य उड़ने वाले जादुई जानवरों ने भी उतने ही प्रभावशाली जीवों को ले रखा था, जिनमें से प्रत्येक दुर्जय और लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा था। एजोर वुल्फ किंग को नमस्कार। उस आदमी के आगमन पर पृथ्वी शैतान भालू ने तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। नीला भेड़िया राजा, क्या यह आदमी एक रूपांतरित जादुई जानवर है? उस विशालकाय आकृति को देखकर हान यू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। जादुई जानवरों का मानव रूप प्राप्त करना एक दुर्लभ गोली के जन्म के समान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके लिए एक भयानक बिजली के संकट को सहना पड़ता था। जो बच जाते थे वे अपने परिवर्तन में सफल हो जाते थे, जबकि जो असफल हो जाते थे वे स्वर्गीय गड़गड़ाहट के नीचे नष्ट हो जाते थे। बेशक एक और तरीका भी था। जानवर पूरी तरह से संकट को दरकिनार करते हुए परिवर्तन की गोली खा सकते थे। हालांकि परिवर्तन की गोली एक दुर्लभ 7वीं श्रेणी का अमृत था, जो जादुई जानवरों की दुनिया में असाधारण रूप से दुर्लभ था। इसे प्राप्त करना लगभग असंभव कार्य था। यहाँ तक कि बैंगनी दानव कोंडोर की निगाह भी उस विशालकाय आदमी को देखकर डर से रंगी हुई थी। लेकिन हान यू के पीछे होने के कारण पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। तुम में हिम्मत है, मेरे द्वारा स्थापित व्यवस्था को बाधित करने का साहस। अगर मैं आज तुमसे नहीं निपटता तो दूसरे लोग मुझ पर हंस सकते हैं। एजोर वुल्फ किंग ने वायलट डेमन कोंडोर और हान यू पर गुस्से से दहाड़ लगाई। अपने उड़ते हुए जानवर से छलांग लगाते हुए वह एक विशाल टॉवर की तरह जमीन पर उतरा। उसके उतरने के बल से पास की एक धारा हिंसक रूप से फूट पड़ी, जिससे पानी हवा में ऊपर उछलने लगा। एजोर वुल्फ किंग की भयावह आभा को महसूस करते हुए हान यू को एहसास हुआ कि वह और वायलट डेमन कोंडोर इस दुर्जय दुश्मन के खिलाफ कोई मौका नहीं दे सकते। वह जिस एकमात्र उम्मीद के बारे में सोच सकती थी, वह 0Z तावीज था जो बूहे ने उसे कनान अकादमी छोड़ते समय दिया था। मास्टर ने कहा कि मैं चाहे जहां भी रहूं, जब तक मैं इस तावीज को कुचल दूं, वह तुरंत प्रकट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह सच है, हान यू ने सोचा। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से वायलट Z तावीज निकाला और उसे कुचलने से पहले चुपचाप प्रार्थना की। जिस क्षण 0Z तावीज टूटा, उसी क्षण एक मजबूत स्थानिक उतार चढ़ाव हुआ। अब तुम क्या चाल चल रहे हो? वायलट डेमन कोंडोर के नीचे की गड़बड़ी को देखते हुए एजोर वुल्फ किंग की आंखें खून से लाल हो गईं। अगले ही पल यह जमीन पर जोर से रौंदने लगा, जिससे बाहर की ओर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। तेजी से फटने के साथ इसका आकार वायलट डेमन कोंडोर और हान यू की ओर बिजली के बोल्ट की तरह उछला। इसके पंजे ब्लेड की तरह तीखे हवा में हल्के काले निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। घायल हान यू को ले जा रहा वायलट डेमन कोंडोर एजोर वुल्फ किंग की हरकत को भांपते ही तुरंत पीछे हट गया। हालांकि जमीन पर होने के कारण यह अपनी अविश्वसनीय गति को पूरी तरह से नहीं दिखा सका। एजोर वुल्फ किंग की असाधारण चपलता के साथ जानवर ने लगभग तुरंत ही अंतर को पाट दिया और अपनी पिछली स्थिति में पहुंच गया। फिर भी वायलट डेमन कोंडोर और हान यू का पीछा करना जारी रखने के बजाय एजोर वुल्फ किंग ने अपनी शिरायुक्त मुट्ठी उठाई, जिससे एक कम ध्वनि उत्पन्न हुई और उसने विकृत स्थान पर भयंकर प्रहार किया। एजोर वुल्फ किंग की असाधारण खतरे की भावना ने उसे असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव को एक खतरे के रूप में पहचानने की अनुमति दी। इसका लक्ष्य इस अजीब ऊर्जा को नष्ट करना था। धमाका! वुल्फ किंग की मुट्ठी विकृत स्थान पर टकराई, जिससे एक कम गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसमें एक हल्की धातु की अंगूठी थी। हालांकि जैसे ही उसका मुक्का जमीन पर गिरा, एजोर वुल्फ किंग के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसे लगा कि उसकी बांह सुन्न हो गई है, मानो सारी संवेदनाएं खत्म हो गई हों। इससे पहले कि वह अपनी मुट्ठी वापस खींच पाता, एक चांदी की किरण विकृत स्थान से बाहर निकली और जोर से उसके सीने में जा लगी। इस प्रभाव से एजोर वुल्फ किंग जमीन पर गिर गया। इसका विशाल ढांचा पीछे की ओर खिसक गया, जिससे धरती पर 10 से ज्यादा आधे फीट गहरे पैरों के निशान रह गए और फिर वह रुक गया। NO12BJN.com। उसी क्षण विकृत स्थान से एक विशाल आभा फूट पड़ी। इस भारी दबाव के कारण आसपास के जादुई जानवरों को बहुत ज्यादा डर लगा। कमजोर जानवर तो जमीन पर गिर पड़े, हिलने में भी असमर्थ हो गए। एजोर वुल्फ किंग ने खुद को संभालते हुए सदमे में अपना सिर उठाया और विकृत स्थान की ओर देखा। अंदर से सफेद कपड़े पहने एक आकृति, जो किसी दूसरी दुनिया की मौजूदगी का एहसास करा रही थी, धीरे धीरे बाहर निकली। इस भारी दबाव का स्रोत कोई और नहीं बल्कि ये दिव्य जैसा आदमी था। ये है। आकृति को देखते ही एजोर वुल्फ किंग के दिल में मौत का एक जबरदस्त डर बैठ गया। इससे पहले भी उसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि पवन और वज्र मंडप के तियान लीजी जैसे उच्च स्तरीय पूर्वज विशेषज्ञ। सालों पहले वुल्फ किंग ने 4 मंडपों के अन्य मंडप मास्टर्स को अपने युवा प्रतिभाशाली लोगों को भव्य प्रतियोगिता के लिए उत्तरी क्षेत्र में ले जाते हुए भी देखा था। फिर भी उन विशेषज्ञों द्वारा उत्सर्जित आभा उसके सामने मौजूद आकृति की उपस्थिति की तुलना में फीकी पड़ गई। यह एक छोटी सी लौ की तुलना सूर्य से करने जैसा था। मास्टर, आप वास्तव में आ गए हैं, हान यू ने राहत और विस्मय में कहा जब उसने आकृति को आगे बढ़ते देखा। अध्याय का अंत। अध्याय 428। विस्मयकारी उपस्थिति। गुरु, आप सचमुच आ गए हैं। परिचित दिव्य जैसी आकृति को देखकर हान यू ने उत्साह में पुकारा। अपनी चोटों को अनदेखा करते हुए वह धीरे धीरे गुहे की ओर बढ़ने लगी।
अपने प्रक्षेपण के माध्यम से पहुंचने के बाद गूहे ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। हान यू की गंभीर चोटों को देखते हुए उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। अगले ही पल गूहे ने अपना हाथ उठाया और डू क्यूई की एक असाधारण कोमल धारा छोड़ी। गूहे की हरकत देखकर एजोर वुल्फकिंग ने मान लिया कि वह हमला करने वाला है। अपने डर को बढ़ाते हुए उसने हान यू को गूहे को अपना गुरु कहते हुए सुना था। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी शिष्या थी। घबराए हुए एजोर वुल्फकिंग के पैर लड़खड़ा गए और वह अपने घुटनों पर गिर गया, बार बार दया की भीख मांग रहा था। कृपया वरिष्ठ, दया करो। इस कनिष्ठ ने बिना इरादे के काम किया, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो वरिष्ठ। इस अचानक समर्पण के प्रदर्शन ने आसपास के जादुई जानवरों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उन्होंने मान लिया था कि इस पर्वत श्रृंखला के शासक के रूप में एजोर वुल्फकिंग कम से कम बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता है, भले ही वह इस रहस्यमय आकृति को हरा न सके। फिर भी वास्तविकता उनकी उम्मीदों से कहीं परे थी। अगर एजोर वुल्फकिंग ने भागने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, तो दूसरे जादुई जानवरों को तुरंत समझ में आ गया कि गूहे वास्तव में कितना भयानक था। उन्होंने तुरंत उसका अनुसरण किया, उसके सामने सम्मानपूर्वक झुके। वायलट डेमन कोंडोर की तरफ से, हालांकि वह गूहे को नहीं पहचानता था, लेकिन उसे उससे एक हल्की सी परिचित आभा महसूस हुई। हान यू के सम्मानजनक संबोधन और व्यवहार के साथ कोंडोर को एहसास हुआ कि यह आकृति दुश्मन नहीं थी और उसने रक्षात्मक रुख नहीं अपनाने का फैसला किया। हालांकि जादुई जानवरों की अराजक चीखें और दलीलें देखकर गूहे की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। तुम में से किसी ने एक और शब्द कहा और मैं तुम सबकी जिंदा खाल खींच लूंगा, तुम्हारी नसें निकाल लूंगा और तुम्हें पका दूंगा। उसकी ठंडी फटकार सुनकर जानवर तुरंत डर से जम गए। शोरगुल वाला इलाका मौत के सन्नाटे में डूब गया। जानवरों में पृथ्वी शैतान भालू से ज्यादा कोई नहीं डरा हुआ था। आखिरकार हान यू के शरीर पर लगी चोट उसी की वजह से आई थी। इस समय भालू का दिल अत्यधिक चिंता से भर गया था। इलाके के शांत होने पर गूहे ने अपना ध्यान हान यू की ओर लगाया। उसने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर में डू क्यूई की एक धारा भेजी। एक पल में हान यू के मांस में धंसे हुए टुकड़ों को कोमल डू क्यूई ने लपेट लिया और सावधानी से बाहर निकाल लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान हान यू को केवल हल्का सुन्नपन महसूस हुआ, कोई खास दर्द नहीं हुआ। हालांकि घाव से हल्का खून बहता रहा। ये देखकर कि गूहे केवल हान यू की चोटों की देखभाल कर रहा था, एजोर वुल्फकिंग और दूसरे जानवरों ने चुपके से राहत की सांस ली। हान यू, अपनी स्टोरेज रिंग खोलो, मुझे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकालने की जरूरत है, गूहे ने टुकड़ों को हटाने के बाद धीरे से कहा। हान यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने स्टोरेज रिंग पर सोल लिंक को निष्क्रिय कर दिया, हालांकि उसका चेहरा लाल हो गया। एक युवा महिला की स्टोरेज रिंग में अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सामान होते हैं, जिसमें कपड़े और अन्य निजी सामान शामिल हैं। हान यू कोई अपवाद नहीं थी। ये सोचकर कि उसके मालिक इन वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि गूहे ने इस तरह के विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हान यू ने सोल लिंक को निष्क्रिय किया, गूहे की आत्मा ऊर्जा का एक निशान जल्दी से स्टोरेज रिंग में प्रवेश कर गया। कुछ ही क्षणों बाद 1 दर्जन से अधिक प्रकार की जड़ी बूटियां और फल रिंग से बाहर तैरने लगे। ये जड़ी बूटियां और फल एक अदृश्य शक्ति द्वारा निलंबित होकर हवा में मंडरा रहे थे। अगले ही पल गूहे की फैली हुई हथेली से एक ज्वाला निकली। जड़ी बूटियों को तेजी से धधकती आग में फेंक दिया गया। चटकने की आवाज के बीच जड़ी बूटियों को 1 मिनट से भी कम समय में परिष्कृत किया गया और केवल उनका सबसे शुद्ध सार निकाला गया। इस चरण के पूरा होने के साथ गूहे की आत्मा ऊर्जा 7 या 8 धागों में विभाजित हो गई, जो हल्के हरे रंग के औषधीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाने के लिए सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन कर रही थी। कुछ ही दूरी पर पृथ्वी शैतान भालू, जो चुपचाप स्थिति को देख रहा था, उसकी विशाल आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसे एहसास हुआ कि रहस्यमय आकृति गूहे शायद उसकी जान नहीं बख्शेगी। गूहे के औषधीय तरल को परिष्कृत करने में व्यस्त रहने के दौरान भागने का संकल्प लेते हुए उसने भागने और कभी वापस न लौटने का फैसला किया। धमाका, बिना किसी हिचकिचाहट के पृथ्वी शैतान भालू मुड़ा और दूर भाग गया। उसके विशाल पंजे जमीन पर गड़गड़ाहट करते हुए बहरेपन की एक श्रृंखला बनाते हुए, जिसने तुरंत मौजूद सभी और हर जानवर का ध्यान आकर्षित किया। ये देखकर हान यू ने अपना मुंह थोड़ा खोला, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो, लेकिन ये याद आने पर कि गूहे अभी भी औषधीय तरल को परिष्कृत करने के बीच में था, उसने अपने शब्द निगल लिए। जैसा कि अन्य जादुई जानवर देख रहे थे, कुछ ने भालू के नेतृत्व का अनुसरण करने पर विचार करना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि वह सफलतापूर्वक भाग सकता है। हालांकि अगले ही पल उनके विचार भय से जम गए। पृथ्वी शैतान भालू की विशाल आकृति, जो पूरी गति से दौड़ रही थी और दृष्टि से ओझल होने वाली थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के रक्त की धुंध के बादल में बिखर गई। संघर्ष या प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं था, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां और उसके शरीर के भीतर का जादुई कोर भी नष्ट हो गया। पीछे कुछ भी नहीं बचा। हौंफना, इस विचित्र और भयावह दृश्य को देखकर सभी जादुई जानवरों के दिलों में सदमे की लहर दौड़ गई। उनकी आंखें बेलगाम भय से भर गईं। एक छठे दर्जे के जादुई जानवर को इतने अजीब और सहज तरीके से नष्ट कर दिया गया था। आखिर इस आदमी की ताकत कितनी भयानक थी। ये देखकर नीला भेड़िया राजा गूहे की शक्ति के अपने पहले के आकलन का पुनर्मूल्यांकन करता है। इस तरह का व्यक्ति शायद उंगली के एक छोटे से झटके से मुझे मार सकता है, नीला भेड़िया राजा अंदर से कांपते हुए सोचता है। इस बीच गूहे ने अपना काम पूरा कर लिया। चूंकि वह कोई गोली नहीं बना रहा था, बल्कि उपचार के लिए औषधीय तरल पदार्थ बना रहा था, इसलिए प्रक्रिया बहुत सरल और तेज थी। 2 मिनट के भीतर पन्ना हरे रंग के तरल पदार्थ का एक छोटा सा गुच्छ, जो एक समृद्ध सुगंध से भरा हुआ था, गूहे की हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। हान यू, घूमो, गूहे ने बात खत्म करने के बाद धीरे से निर्देश दिया। ठीक है, हान यू ने सिर हिलाते हुए धीरे से जवाब दिया। उसने धीरे से अपना शरीर घुमाया, अपनी घायल पीठ को गूहे के सामने उजागर किया। गूहे ने घाव के चारों ओर कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा सावधानी से फाड़ा, जिससे लाल रंग के निशान से खराब हुई सफेद त्वचा दिखाई दी। अपना हाथ उठाते हुए गूहे ने पन्ना हरे रंग के तरल को घाव पर एक नियंत्रित धारा में बहने दिया।
तरल ने खून को धो दिया जबकि इसका औषधीय सार हान यू के शरीर में समा गया। घाव आश्चर्यजनक गति से बंद होने लगा, हालांकि पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी कुछ दिन लगेंगे। सब हो गया, अब मुझे बताओ पहले वास्तव में क्या हुआ था? क्या ये जादुई जानवर ही थे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? गूहे ने जमीन पर कराहते जानवरों को ठंडी नजर से देखते हुए पूछा। आह, जो होना है वो होकर रहेगा, नीला भेड़िया राजा ने सोचा। गूहे का सवाल सुनकर नीला भेड़िया राजा को लगा जैसे डर से उसकी खोपड़ी फटने वाली है। उसके अंग अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और वह अपने भय को दबा नहीं पा रहा था। अध्याय का अंत। अध्याय 429, वुल्फकिंग को वश में करना। मास्टर, सीनियर सिस्टर जियान और मैं झोंकझों पहुंचने के बाद वह कुछ दिनों के लिए मेरे हान परिवार के साथ रहीं और फिर खुद ही प्रशिक्षण लेने चली गईं। कुछ ही समय बाद मैं भी तियानबेई शहर छोड़कर इस पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण लेने आ गया। फिर वुल्फकिंग ने राक्षसी जानवरों के एक समूह को मेरे और आहजी को घेरने के लिए लाया और हम पर हमला करने की कोशिश की। हान यू ने जल्दी से गूहे को सब कुछ समझाया जो हुआ था। जैसे ही उसने हान यू की बात सुनी, गूहे के चेहरे पर ठंडक बढ़ती गई। उसके अंदर से एक अदृश्य लेकिन भारी दबाव निकलने लगा, जिससे आसपास के राक्षसी जानवरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हान यू के स्पष्टीकरण से गूहे को समझ में आ गया कि पृथ्वी दानव भालू, जिसने पहले हान यू पर हमला किया था, पहले ही उसके द्वारा मारा जा चुका था। अब उन्हें घेरने वाले सभी जानवर वुल्फकिंग के अधीनस्थ थे। अगले ही पल गूहे ने मुड़कर देखा, उसकी नजर जमीन पर घुटनों के बल बैठे शर्टलेस आदमी पर टिकी हुई थी। आत्मा शक्ति की एक किरण चुपचाप उसके अंदर से निकली और तुरंत वुल्फकिंग के दिमाग में प्रवेश कर गई। जैसे ही गूहे की आत्मा शक्ति ने वुल्फकिंग के दिमाग पर आक्रमण किया, वुल्फकिंग की पहले से भयभीत आंखें अचानक खाली हो गईं। उसके दिमाग के भीतर उसकी आत्मा गूहे की आत्मा शक्ति के अनोखे प्रभाव के तहत एक पारदर्शी क्रिस्टल को प्रकट करने लगी। इस क्रिस्टल के बाहर कई पारदर्शी तंतु थे जो इसे उसकी आत्मा के विभिन्न हिस्सों से जोड़ते थे। वुल्फकिंग की मात्र 2 या 3 सितारा डू पूर्वज शक्ति के साथ गूहे को प्राचीन कठपुतली बीजारोपण मंत्र को करने के लिए किसी अतिरिक्त तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए केवल क्रूर बल की आवश्यकता थी। कुछ ही क्षणों बाद वुल्फकिंग की आत्मा में एक कठपुतली बीज बो दिया गया था, जिसने उसे पूरी तरह से गूहे की इच्छा से बांध दिया। वुल्फकिंग हान यू पर हमला करने के लिए इतने सारे राक्षसी जानवरों का नेतृत्व करने के बाद गूहे द्वारा बख्शा गया क्योंकि उसके पास कुछ मूल्य बचा था। चूंकि हान यू को इस पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता थी, इसलिए कठपुतली बीज के साथ प्रत्यारोपित होने के बाद वुल्फकिंग इसके शासक के रूप में बहुत उपयोगी होगा। वह महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। वुल्फकिंग का अनुसरण करने वाले अन्य राक्षसी जानवरों के लिए गूहे ने उनसे निपटने की भी जहमत नहीं उठाई। हान यू और पर्पल डेमन रॉक की ताकत के साथ वुल्फकिंग के अलावा 2 या 3 छठी रैंक के राक्षसी जानवर भी ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। पर्पल डेमन रॉक आसानी से हान यू को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता था। वुल्फकिंग की खाली आंखों में धीरे धीरे रोशनी लौट आए और अब वह गूहे को सम्मान के साथ देख रहा था। भागो, गूहे ने स्पष्ट रूप से कहा, वुल्फकिंग से अपनी नजर हटाते हुए। ये सुनकर राक्षसी जानवरों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। उन्होंने कृतज्ञता के साथ गूहे को देखा, जैसे कि शाही क्षमा प्राप्त कर रहे हों, फिर वुल्फकिंग की ओर मुड़ गए। वुल्फकिंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जानवरों की ओर हाथ हिलाया। क्या तुमने सुना नहीं कि सीनियर ने क्या कहा? यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए वुल्फकिंग ने बढ़त ले ली, हवा में उड़कर अपने इलाके की ओर बढ़ गया। दूसरे राक्षसी जानवर तेजी से उसके पीछे चले गए। गुरु, वो भेड़िया राजा। जानवरों के चले जाने के बाद हान यू हिचकिचाए। उसे भेड़िया राजा के बारे में कुछ अजीब लगा, हालांकि वह उसे ठीक से पहचान नहीं पाई। हान यू, निश्चिंत रहो, मैंने उसे पहले ही अनुशासित कर दिया है। गूहे ने प्राचीन कठपुतली बीजारोपण मंत्र के बारे में विस्तार से नहीं बताया। हान यू, मैंने यहाँ आने के लिए एक 0Z तावीज का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं केवल आधे घंटे के लिए ही रह सकता हूँ। आपके प्रशिक्षण शुरू होने से पहले मैंने वादा किया था कि अगले 2 वर्षों में आप कौशल प्रदान करने के लिए मुझे 3 बार बुला सकते हैं। यदि आप अभी मेरी शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं अपना असली शरीर तुरंत यहाँ ला सकता हूँ, गूहे ने समय की कमी को देखते हुए संक्षेप में समझाया। ये सुनने के बाद हान यू ने एक पल के लिए सोचा। गुरु, पिछले कुछ महीनों में मेरी प्रगति बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही है। हालांकि इस पर्वत श्रृंखला में आने के बाद से मेरी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। अगर मुझे आपकी शिक्षाएं प्राप्त करनी है, तो मैं 2 महीने और इंतजार करना चाहूंगा। 2 महीने तो? गूहे ने बड़बड़ाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अपने शिष्यों के फैसलों का सम्मान करता था और अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करता था। इसके अलावा उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षाओं को आत्मसात करने की उसकी क्षमता अभी भी सीमित थी। प्राचीन कठपुतली बीज मंत्र के माध्यम से गूहे ने वुल्फकिंग की कुछ यादें भी बटोर ली थी और अब हान यू का सटीक स्थान जानता था। अपनी यात्रा की गति के आधार पर वह संभवतः 2 महीने में इस पर्वत श्रृंखला तक पहुंच जाएगा। तो ये छोटा सा जानवर उस अंडे से निकला राक्षसी जानवर है। गूहे की नजर पास के विशाल बैंगनी दानव रॉक पर गई, जिसका आकार कई मीटर तक फैला हुआ था। हाँ गुरु, मैंने इसका नाम आहजी रखा है। यह इस दौरान एक बेहतरीन साथी रहा है, वरना मैं ऊबकर मर जाता। इसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है, यह अंडे से निकलते ही 5वें स्थान पर पहुंच गई थी। हान यू ने खुशी से कहा, पर्पल डेमन रॉक का परिचय देते हुए। आहजी, अच्छा नाम है। इसकी ताकत वाकई प्रभावशाली है। रॉक के मजबूत पंजों को थपथपाते हुए गूहे मुस्कुराया। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रीट लाऊंगा। आहजी, जल्दी करो और मास्टर को धन्यवाद दो, हान यू ने उत्साह से आग्रह किया। गूहे ने पर्पल डेमन रॉक के लिए ट्रीट लाने का उल्लेख किया, जो निस्संदेह खजाने होंगे, जिससे हान यू खुशी से झूम उठी। पर्पल डेमन रॉक ने हान यू के शब्दों को समझा और उसका विशाल सिर ऊपर नीचे हिलने लगा। उसकी चोंच से एक कोमल बच्चों जैसी महिला की आवाज हकलाते हुए निकली, थैंक्स यू। हालांकि बैंगनी दानव रॉक 6ठी रैंक पर पहुंच गया था, लेकिन वह अभी भी युवा था और उसने अभी तक मानव रूप नहीं लिया था। उसकी बोली अनाड़ी और अपरिपक्व थी।
आज्ञाकारी बैंगनी दानव रॉक को देखकर गूहे ने फैसला किया कि अगली बार जब वह आएगा तो वह उसे मानव रूप धारण करने में सक्षम बनाने के लिए एक परिवर्तन की गोली ला सकता है, जिससे उसे और तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। हान यू, अब जब तुम्हारा शून्य ज़ेड तावीज टूट गया है तो मैं अब तुम्हारे सामान्य स्थान को महसूस नहीं कर सकता। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो इस पर्वत श्रृंखला के भीतर या तियानबेई शहर में हान परिवार के पास रहने की कोशिश करो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए 2 और 0 ज़ेड तावीज लाऊंगा, गूहे ने निर्देश दिया, क्योंकि उसका प्रक्षेपण अपनी समय सीमा के करीब था। समझ गया मास्टर, चिंता मत करो, मैं फिलहाल इस पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण लूंगा। हान यू ने सिर हिलाया और सहमति जताई। कुछ ही क्षणों बाद हान यू और पर्पल डेमन रॉक की चौकस निगाहों के सामने गूहे की आकृति अचानक आसपास की हवा में विलीन हो गई। प्रिय, क्या हम अब सीधे झोंझो जा रहे हैं? ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के किनारे ब्लैक स्केल फ्रॉस्ट जियाओ के ऊपर यून यून ने गूहे के कंधे पर धीरे से झुककर धीरे से पूछा, क्या हम झोंझो जा रहे हैं जैसा कि आपने अभी बताया? हाँ, वैसे भी यह रास्ते में ही है। मैं उस लड़की को थोड़ा मार्गदर्शन करने का मौका लूंगा, गूहे ने सिर हिलाकर जवाब दिया। गूहे का असली शरीर हान यू के साथ उसके प्रक्षेपण से यून यून को घटनाओं का वर्णन कर रहा था, इसलिए वह पहले से ही स्थिति से अवगत थी। NO12BIN.com झोंझो तक पहुंचने के लिए एक स्थानिक वर्महोल का उपयोग करने के लिए एक प्रमुख शहर में प्रवेश करने के बजाय गूहे ने 8वें रैंक के ब्लैक स्केल फ्रॉस्ट जियाओ पर सवार होकर इत्मीनान से यात्रा करना चुना, जो उन्हें लगातार झोंझो की ओर ले गया। अध्याय का अंत। अध्याय 430 प्रोत्साहन। एक दू संत की शांति। जियामा साम्राज्य। गूहे का अवतार किंग प्रोटेक्टर के साथ पहले ही यूनलान संप्रदाय में पहुंच चुका था। यूनलान संप्रदाय में पहुंचने पर गूहे के अवतार ने देखा कि संप्रदाय शांत लग रहा था और वहां कोई अशांति के लक्षण नहीं थे। बिना देरी किए उसने शून्य थंडर फ्लैश का इस्तेमाल किया, बिजली के एक चांदी के बोर्ड में तब्दील हो गया और शून्य से होते हुए 9 रंग की घाटी में प्रवेश किया। हालांकि नलन यानरान और उसके साथी पहले कभी गूहे के अवतार से नहीं मिले थे, लेकिन उसकी आभा और सीलबंद 9 रंग की घाटी में आसानी से प्रवेश करने की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही उसकी पहचान के बारे में आश्वस्त कर दिया। NO12BIN.com मास्टर, तो यह आपके अवतारों में से एक है। ये वाकई उल्लेखनीय है। नालन यानरान ने उत्सुकता से गूहे के अवतार को सिर से पैर तक देखा, लेकिन जब गूहे ने उसे नापसंदगी भरी नजर से देखा तो उसने तुरंत खुद को रोक लिया। यानरान, सोल हॉल प्रोटेक्टर कहाँ है जिसे तुमने पहले पकड़ा था? गूहे ने सीधे पूछा। यही। बिना किसी हिचकिचाहट के नालन यानरान ने सोल हॉल प्रोटेक्टर को वापस ले लिया, जिसे स्कारलेट जियाओ ने सील कर दिया था, और उसे सौंप दिया। धमाका। एक ही पकड़ से गूहे ने जेड की बोतल को कुचल दिया, जिससे अंदर की हल्की सी काली धुंध दिखाई देने लगी। सोल हॉल प्रोटेक्टर, जो अब बाहरी दुनिया के सामने आ चुका था, ने शुरू में सोचा कि नलन यानरान और उसके समूह ने सोल हॉल की ताकत को महसूस करने के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया है। बोतल और सील के टूटने पर उसे क्षणिक खुशी महसूस हुई। हालांकि जब उसने गूहे के अवतार से निकलने वाली भारी और भयानक आभा को महसूस किया तो वह खुशी तुरंत ही खत्म हो गई। यह आभा, ये सोल हॉल के बुजुर्गों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये किसी स्वर्गीय सम्राट की होनी चाहिए। सोल हॉल प्रोटेक्टर ने भयभीत होकर सोचा। गूहे के अवतार ने बिना समय बर्बाद किए खुशियां मनाई। जैसे ही सील हटाई गई, उसने काली धुंध पर नजर डाली और तुरंत प्राचीन कठपुतली बीजारोपण मंत्र को छोड़ दिया। काली धुंध में आत्मा की शक्ति की एक किरण उमड़ पड़ी। सोल हॉल प्रोटेक्टर से एक तीखी पीड़ा भरी चीख गूंजी, लेकिन 1 सेकंड के बाद अचानक ये बंद हो गई। कुछ ही क्षणों बाद सोल हॉल प्रोटेक्टर अपने पहले किंग प्रोटेक्टर की तरह गूहे के प्रति वफादार कठपुतली बन गया। ये दोनों व्यक्ति सोल हॉल के भीतर एक ही स्वर्गीय संप्रभु को रिपोर्ट करते थे। बदले में इस संप्रभु को उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में एक मिशन को अंजाम देने के लिए सोल हॉल के रहस्यमय डिप्टी हॉल मास्टर से सीधे आदेश मिले थे। गूहे की गणना के आधार पर यदि कोई भी सोल कबीले की योजनाओं को बाधित नहीं करता है तो वे संभवतः अगले दशक के भीतर अपनी भव्य योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वर्तमान में सोल हॉल शून्य निगलने वाली लॉ की प्रतीक्षा कर रहा था, जो गू कबीले के कुलपति गू युआन के साथ क्षण भर के लिए संघर्ष करने में सक्षम शक्ति के स्तर तक पहुंच जाए। उस समय हुन तियानडी को 8 प्राचीन कुलों के बीच समझौते की खुलेआम अवहेलना करने और प्राचीन ज़ेड के टुकड़ों को जब्त करने का आत्मविश्वास होगा। अभी के लिए सोल हॉल ने शक्ति के खुले प्रदर्शन से परहेज किया। जियामा साम्राज्य में जियो कबीले के पास एक प्राचीन ज़ेड शॉर्ड होने के कारण गू कबीले की चौकस निगाहों के कारण सोल हॉल को बेशर्मी से काम करने से रोका गया। यह अधीनस्थ मास्टर को बधाई देता है। सोल हॉल रक्षक अब एक कठपुतली बीज के साथ प्रत्यारोपित श्रद्धा में गूहे के अवतार के सामने घुटने टेक दिया। गूहे ने किंग प्रोटेक्टर और सोल हॉल प्रोटेक्टर दोनों को जियामा साम्राज्य के भीतर छिपाए रखने की योजना बनाई। जब सही समय होगा वे अपने वरिष्ठ से फिर से जुड़ेंगे। उस समय गूहे सोल हॉल हेवनली सॉवरेन से निपटेंगे जिन्होंने उन्हें भेजा था। मास्टर, ये सोल हॉल प्रोटेक्टर आपको मास्टर क्यों संबोधित कर रहा है? नालन यानरान और किंग लिन, जो अभी अभी पास आए थे, दोनों अचानक हुए बदलाव से चौंक गए। यह मेरी एक तकनीक है। उनके दिमाग अब मेरे नियंत्रण में है और कोई खतरा नहीं है, गूहे ने बिना कोई और विवरण दिए सहजता से समझाया। यह एक अविश्वसनीय तकनीक है। मास्टर ने कुछ ही क्षणों में उसे वश में कर लिया। नालन यानरान ने आश्चर्य जताया, लेकिन मास्टर ने कुछ भी नहीं किया। उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण कैसे हासिल किया? किंगलिन ने पूछा। उसकी चौड़ी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। ये या मास्टर ने एक आत्मा तकनीक का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आपने ध्यान नहीं दिया, कयर ने किंगलिन की हथेली पर उछलते हुए समझाया। समूह में से केवल कयर ने गूहे की आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस किया था जब उसने प्राचीन कठपुतली बीजारोपण मंत्र का इस्तेमाल किया था। नतीजतन वह नालन यानरान और किंगलिन की तरह हैरान नहीं थी। मास्टर, क्या सोल हॉल की शक्ति वास्तव में इतनी दुर्जय है, जो झोंझों में शीर्ष शक्तियों में शुमार है? सोल हॉल रक्षक की पिछली धमकियों को याद करते हुए नालन यानरान ने गूहे से अपना सवाल पूछा। वास्तव में गूहे ने हल्के से सिर हिलाया।
सोलह और रक्षक की यादों के माध्यम से उसने बहुत कुछ पुष्टि की थी जो रक्षक ने नालन यानरान को बताया था। सोलहॉल की ताकत बिल्कुल वैसी ही है जैसा वर्णित है, यह महाद्वीप के शिखर पर है। उनके पास कई दूसरे स्तर की ताकतें हैं। मेरे लिए भी वे ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिनका मैं बेपरवाही से सामना करूं। तो ये सच है। गु हे की पुष्टि सुनकर नालन यानरान के विचार जटिल हो गए। उस पल वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि उसकी ताकत उसकी तुलना में कितनी तुच्छ है। मास्टर, सोलहॉल की ताकत इतनी जबरदस्त होने के कारण क्या यह हो सकता है कि हमारे यूनान संप्रदाय में उनकी उपस्थिति का मतलब है कि उनके पास हमारे खिलाफ कोई योजना है? अब सोलहॉल की भयानक क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत नालन यानरान के स्वर ने उसकी चिंता को प्रकट कर दिया। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर गूहे ने उसे आश्वस्त किया। चिंता मत करो यानरान, जयामा साम्राज्य में सोलहॉल की उपस्थिति का यूनान संप्रदाय को लक्षित करने से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास दूसरे लक्ष्य हैं। इसके अलावा जब तक तुम और दूसरे परिपक्व हो जाओगे तब तक सोलहॉल भी तुम्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। गूहे का दृढ़ विश्वास था कि जबकि डूकी हुई महाद्वीप में संत बनने का मार्ग अधिकांश लोगों के लिए बंद हो चुका था, उनकी अनूठी छात्र सशक्तिकरण प्रणाली उन्हें अपने शिष्यों को उच्च स्तरीय संत बनाने की अनुमति देगी, इससे पहले कि आत्मा कबीला अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर सके। तब तक आत्मा कबीला भी उन्हें छू नहीं पाएगा। अपने गुरु के शब्दों को सुनकर नालन यानरान की आंखें शुरू में आशा से चमक उठी, लेकिन जल्द ही फिर से मंद हो गईं क्योंकि वह हिचकिचा रही थी। गुरु, क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? आखिरकार वे महान संत हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके संदेह को देखते हुए गूहे ने प्रोत्साहन के शब्द कहे। यानरान, संत बनना वास्तव में आम लोगों के लिए लगभग असंभव कार्य है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि आप और अन्य लोगों में असाधारण प्रतिभा है, जो अधिकांश लोगों के लिए अप्राप्य लगता है, वह पूरी तरह से आपकी पहुंच में है। अपने आप पर विश्वास रखें। हमारी प्रतिभा क्या वास्तव में इतनी असाधारण है? गूहे के शब्दों पर विचार करते हुए नालन यानरान को अभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह था। बेशक मेरे शिष्यों, आप में से हर एक को सर्वश्रेष्ठ बनना है। गूहे की अभिव्यक्ति शांत और दृढ़ थी, उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अध्याय का अंत।